नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, जब मुश्किलें आती है तो एक एक करके नहीं आती, एक साथ आती है। मेरा नाम राधे श्याम, मैं एक ट्रक ड्राइवर या यूं कह सकते हैं कि किसी जमाने में मैं ट्रक चलाया करता था। आज की कहानी एक गहरे जंगल में हुए एक डरावने भूतिया अनुभव के बारे में, जहां मुझे काम सौंपा गया था। काम करने की सिर्फ एक ही शर्त थी कि मौत से डरना नहीं है, क्योंकि जहां मुझे जाना था वहां कुछ ऐसा था जो मौत से भी भयानक है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाल ही में हमने 1500 की सब्सक्राइबर संख्या पार किया है। आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग के लिए मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी के लाइक्स, कमेंट्स मुझे अच्छी कहानियों पर काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। ये घटना लगभग 90 के आसपास की है। उन दिनों मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। पिताजी की हाल ही में मौत हुई थी, माँ बीमार थी, घर का सारा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा था और मेरे हाथों में कोई काम नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन पैसे का ढोंग नहीं कर सकता है, और मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। उसी दौरान मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक काम है, लेकिन हो सकता है कि उसमें जान का खतरा हो। अब असल में ये काम उसे दिया गया था, लेकिन उसे ट्रक चलाने का अनुभव नहीं था, और इसलिए उसने मुझे कहा। मैं जब उस आदमी से मिलने गया तो उसने मुझे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। उसने मुझे सीधे सीधे बात कही कि काम में खतरा है, लेकिन अगर मैंने उनका काम कर दिया तो वो मुझे उस काम के अच्छे पैसे दे देंगे और नौकरी भी। उस आदमी ने मेरे हाथ में 100 के नोट थमा दिया। मैं उन नोटों को देख रहा था कि कुछ कागज के मामूली टुकड़े न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे घर वालों की जिंदगी का फैसला करने वाले थे। नोटों से भरी मुट्ठी मैंने बंद की और उन्हें हाँ कह दिया। उस दिन काफी दिनों बाद मेरे घर वालों ने अच्छा खाना खाया। मैंने घर वालों के लिए हफ्ते भर का राशन भर दिया और दूसरे दिन सुबह फिर उसी आदमी से मिलने चला गया। उस अनजान आदमी ने मेरे हाथ में ट्रक की चाबी रखी और अपना एक दूसरा आदमी मेरे साथ ले जाने के लिए कहा। वही आदमी मुझे ठिकाने पर ले जाने वाला था। तुम जानते हो ना तुम क्या करने जा रहे हो। ये आदमी तुम्हें रास्ते में समझा देगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे जरूरत का सारा सामान ट्रक के अंदर है। मैंने सिर्फ अपना सर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। उस आदमी ने आगे कहा, एक और बात, शायद वहां तुम्हारी कोई मदद न कर सकेगा, मैं भी नहीं, क्योंकि खुद मुझे नहीं पता कि वहां क्या है। बस इतना बता सकता हूं कि पिछले 3 महीनों में हमारे 5 लोग गायब हो चुके हैं। एक भी वापस नहीं आया। जिंदा है भी या नहीं पता नहीं, और इसलिए यह आदमी तुम्हारे साथ जंगल तक तो आ जाएगा लेकिन जंगल के अंदर नहीं जाएगा। इतना बोलकर उस आदमी ने मुझे वहां से आगे जाने के लिए कहा। मेरे साथ जो दूसरा आदमी था उसने मेरे हाथ से ट्रक की चाबी ली और मुझे कहा कि तुम आराम करो, शायद वहां तुम्हें आराम न मिले। मैं उसके साथ ट्रक में बैठ गया और फिर मुझे बताने लगा, तुम्हें पहले ही बता दूं कि यह एक गैर कानूनी काम है। 3 महीने पहले कुछ आदमी इस ट्रक को दूसरे राज्य से इस राज्य में ला रहे थे, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उन्होंने जंगल के रास्ते से जाने का निर्णय लिया और वो ट्रक जंगल से बाहर ही नहीं आया। कहाँ फंसा है, उनके साथ क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। 3 महीनों में अब तक 5 लोग वहां गायब हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आया। मैंने बीच में उससे कहा, हो सकता है कि उनमें से कोई उस ट्रक को लेकर भाग गया हो। हमारे कुछ लोग जंगल के बाहर वाले रास्ते पर कई दिनों से हैं। उन्होंने आज तक कोई भी ट्रक जंगल से बाहर निकलते नहीं देखा, और इस बार मुझे तुम्हारे साथ भेजा गया है ताकि भले ही ट्रक मिले या ना मिले लेकिन कुछ पता तो चले कि वहां क्या है। मैंने उस आदमी से अगला सवाल किया, उसमें ऐसा क्या है वो भी नहीं पता, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ट्रक को जंगल से बाहर ले आना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मैं उस बारे में सोचने लगा था कि वहां ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण लोग गायब हो रहे हैं। अगर जंगल के अंदर कोई डाकू, लुटेरे हैं या कोई शिकारी जानवर, हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है ये पता हो तो लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं वहीं पर पीछे लेट गया और सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या और कैसे करना है, और सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली तो हम एक सुनसान जगह पर थे, घने ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई जगह। तो आदमी गाड़ी की खिड़की में बैठा बीड़ी पी रहा था।
मुझे जाता हुआ देख उस आदमी ने मुझसे पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? देखो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो आप भी वापस जा सकते हो, और जाने का कुछ सोचा हो तो गाड़ी की सीट के नीचे तुम्हारी सुरक्षा का सारा सामान है। मैंने थोड़ा धैर्य से कहा, मैं जाऊंगा, पर मुझे पहले जंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाली होगी। क्या यहाँ आसपास कोई गांव या बस्ती है जहां हमें कुछ जानकारी मिल सके? कुछ देर के लिए तो वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा प्लान है, चलो आगे गांव है वहां चलता है। हम आधे घंटे में जंगल के बाहर ही रास्ते से घूमते हुए एक गांव पहुंचे। अब आप सोच सकते हैं कि जहां हमें एक गांव ढूंढने में आधा घंटा लग गया तो वो जंगल कितना बड़ा रहा होगा। वहां जाकर मैंने मेरे साथी को वहीं रुकने के लिए कहा और मैं खुद पूछताछ के लिए गांव में चला गया। गांव में कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि गांव में एक व्यक्ति है, निरंजन नाम था उनका। किसी जमाने में गांव के मुखिया थे और एक जाने माने शिकारी भी। इस जंगल में कई बार शिकार कर चुके थे। मेरे लिए इतनी जानकारी काफी थी और इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए उनके घर तक पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम का वक्त हो चला था। मैंने देखा कि निरंजन जी अपने पालतू जानवरों को चारा खिला रहे थे। निरंजन जी से बात कर पता चला तो उन्हें जंगल की अच्छी जानकारी है, लेकिन वो कभी जंगल की गहराई तक नहीं गए और नहीं गांव में कोई ऐसा करने की कोशिश करता है। बोर गांव बेहद दूर दराज के गांव था और अविकसित भी गांव जंगल की सीमा से सटा हुआ था। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती जरूर था, लेकिन गांव के लोग जंगल पर भी काफी हद तक निर्भर थे, इसलिए गांव के लोग जंगल का सम्मान भी करते थे। इसी जंगल से ही गांव की पहचान थी। गांव वालों को यह मानना था कि जंगल जीवित है और उसमें कोई रहस्यमयी चीज छुपी हुई है, लेकिन वो क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। और जहां तक बात उस गुमशुदा ट्रक की थी, गांव में किसी को ट्रक के बारे में पता नहीं था। इसका एक ही मतलब निकल रहा था कि वो ट्रक जंगल की गहराई में कहीं होगा। सब कुछ जानने के बाद मैंने उन्हें अपने साथ जंगल आने के लिए कहा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मेरे साथ आने को तैयार हो गए। असल में काफी सालों से उन्होंने कोई शिकार नहीं किया था, तो उनका भी शिकार करने का मन हो रहा था और मुझे ट्रक ढूंढना था। निरंजन जी ने मुझे अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के कच्चे रास्ते पर मिलने के लिए कहा। शिकार करने और खोजबीन के लिए हमने जंगल की गहराई तक जाने का निर्णय लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा सामना किस भयानक चीज से होने जा रहा है। निरंजन जी एक अच्छे शिकारी थे, उन्हें जंगल का काफी अच्छा अनुभव था। बहुत बार उन्होंने जंगल में गुमशुदा लोगों को जंगल से बाहर निकाला था और इसी कारण गांव वाले उनका सम्मान भी करते थे। जंगल के पास रहने के कारण वो जब छोटे थे तब से अपने पिताजी के साथ जंगल में शिकार करने जाया करते थे। उनके पिताजी ने ही उन्हें शिकार करने की कला सिखाई थी। जंगल बहुत बड़ा और फैला हुआ था। गांव वालों को पता था कि उन्हें जंगल के किस सीमा तक जाना है, लेकिन जो लोग कोई बड़ा शिकार करना चाहते थे उन्हें जंगल के ओर थोड़ा अंदर जाना पड़ता। लेकिन जंगल के गहरे हिस्सों तक आज तक कोई नहीं गया था, क्योंकि जंगल जितना गहरा था उतना ही खतरनाक भी था। अगले दिन सुबह मैं अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते पर बात निरंजन जी का इंतजार कर रहा था। सूरज उगा भी नहीं था कि निरंजन जी अपने दो साथियों को लेकर उस रास्ते पर चले आए। हाथों में जलती मशाल थी, पीठ पर जरूरी सामान था। उनके पास धारदार हथियार, बंदूकें, चाकू सब था जो बड़े से बड़े जानवर को भी मार गिरा दे। मैंने भी सीट के नीचे से अपने लिए एक बैग और एक बंदूक ले ली। बाद में ट्रक रिपेयर करने का थोड़ा बहुत जरूरी सामान था। उसके बाद हम सभी जंगल के रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। निरंजन जी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पहले ही बता दूं कि ट्रक को ढूंढने के लिए शायद हमें जंगल की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि ट्रक अगर जंगल के ज्यादा अंदर न होता तो गांव वालों को पता चल गया होता और शायद हमें हमारा शिकार भी वही मिलेगा। गहरे जंगल में शिकार करने के लिए कोई नहीं चाहता, को इतनी हिम्मत नहीं करता। बड़े शिकार कभी आसानी से हाथ भी नहीं लगते, कभी कभी 2-3 दिन तक जंगल के अंदर रुकना पड़ता है। मैंने उनकी उस बात पर अपनी गर्दन हाथ कर उन्हें सहमति दी और उन्होंने अपनी बात जारी रखी। जंगल कई अनजान और रहस्यमय चीजों से भरा होता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। और सबसे डरावनी बात क्या है, तुम भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हम जिनका शिकार करना चाहते हैं ये उनका क्षेत्र होता है और जैसे हमारे लिए वो शिकार होते हैं ठीक उसी तरह उनके क्षेत्र में उनके लिए हम शिकार होते हैं। हर शिकारी अपने क्षेत्र का सबसे शातिर शिकारी होता है।
इसी में तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ट्रक मिल गया तो हम वहीं से ही वापस चले आएंगे। मेरे लिए सब पहली बार था। जंगल, जंगली जानवर, घनी झाड़ियां, ऊंचे पेड़, सब तरफ ऊंची घनी घास, और इन सब के साथ मैं उस जंगल में रात बिताने वाला था। निरंजन जी ने सूरज उगने से पहले ही जंगल की यात्रा शुरू की और हम जंगल के किनारे तक पहुंच गए। सूरज उगते ही फिर हम सबने जंगल के अंदर कदम रखा और जंगल की गहराई तक जाने का हमारा सफर शुरू हुआ। निरंजन जी अच्छे से जानते थे कि दिन का समय जंगल के गहरे हिस्सों में जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। हम लगभग 4-5 घंटों से चल रहे थे। इतनी देर चलने के बाद उन्होंने सभी को आराम करने के लिए कहा। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि लगातार 4 घंटे से चलने के कारण मेरी हालत खराब हो गई थी। जंगल भले ही ठंडा और आरामदायक था, लेकिन उसके टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते थका देने वाले थे। हम घने जंगल के बीच बैठ गए। आसपास तरह तरह के पंछियों और कीड़ों की आवाजें आ रही थी। हम सबने वहीं पर बैठकर अपना खाना खत्म किया, फिर कुछ देर वहीं आराम किया और आपस में यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। और करीबन 1 घंटा अपने आप को आराम देने के बाद हम फिर से आगे सफर पर निकल पड़े। इतनी देर चलने के बाद हमें कोई ट्रक या कोई निशान नजर नहीं आए। सावधानी से और चुपचाप चलते हुए लगभग 2 घंटे चलने के बाद निरंजन जी ने सभी को रुकने का संकेत दिया। उन्हें रात के लिए कैमरा सेटअप करने के लिए एक अच्छी जगह दिखाई दी थी। उन्होंने हम सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमें शायद आज यहीं रुकना पड़ सकता है। अब तक गाड़ी के कोई निशान नहीं मिले हैं। हम जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं और हमें शायद और अंदर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें रात गुजारने का इंतजाम करना होगा। हम जहां रुके थे वो एक छोटी समतल जगह थी, जैसे कोई छोटा मैदान हो, और वहीं पास से एक छोटी पानी की धारा बह रही थी। कैंप लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। निरंजन जी और बाकी 2 शिकारी एक साथ मिलकर टेंट लगाने लगे और मुझे आसपास से जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। मैं आसपास घूमते हुए लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। ज्यादा समय नहीं होगा। यह कोई दोपहर का वक्त था और अचानक मैंने अपने पीछे एक औरत की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे ग्रुप में कोई भी औरत नहीं है। तो फिर यह आवाज किसकी थी? मैंने उस बात से अपना ध्यान हटाया और धीरे धीरे कैंप साइट की ओर जाने लगा। कोशिश कर रहा था कि मैं दौड़ूं नहीं, क्योंकि निरंजन जी ने मुझे बताया था कि अनजान जगहों पर अनचाही हरकत किसी भी दुर्घटना को बुलावा दे सकती है, और इसीलिए मैं संभल कर चल रहा था। जब मैं कैंप साइट पर पहुंचा तो सबसे पहले मैं निरंजन जी के पास चला गया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए हो। कुछ पूछते उससे पहले ही मैंने उन्हें उस घटना के बारे में बताया जो मेरे साथ अभी हुई थी। उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे निरंजन जी को किसी अनजान बात का डर सताने लगा हो। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। कुछ सोचते हुए उन्होंने अन्य 2 शिकारी को बुलाया और इस बात पर बातचीत की, क्योंकि उन्हें लगा कि हर छोटी से छोटी बात हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अनजान जगहों पर कोई भी अनचाही आवाज या कोई भी अनचाही हरकत खतरे की चेतावनी हो सकती है। उन्होंने मुझे कई बार पूछा कि क्या सच में तुमने कोई आवाज सुनी थी, और मैंने हर बार उन्हें यही कहा कि हाँ, सच में वो किसी औरत की आवाज थी। कोई वाहन नहीं था। सबने आपस में बातचीत की और आखिर में एक निर्णय लिया, और निर्णय ये था कि हमें जितना जल्दी हो सके इस जंगल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ सुना था उसे उन्होंने एक चेतावनी और अब मान लिया था। हालांकि उस वक्त सूरज डूबने में थोड़ा वक्त जरूर था, लेकिन जंगल होने के कारण जल्द ही अंधेरा होने वाला था, और बीच रात जंगल से सफर करना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए फिर से बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला किया कि अभी के लिए हमें यहीं रुकना होगा, यहीं पर रात बितानी होगी, और सुबह होते ही हम वापस चले जाएंगे। लेकिन इस बीच कोई भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे हमारे लिए खतरा और बढ़ जाए। हम सबने मिलकर कुछ न होने का एक्टिंग करने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए। धीरे धीरे अंधेरी जंगल के हरियाली को ढक लिया। सूरज अभी पूरी तरह से डूबा भी नहीं था, लेकिन जंगल में एकाएक माहौल बदल गया। सब कुछ रुक गया हो, सब कुछ शांत और गहरा होता चला गया। एक तरह का अजीब सा सन्नाटा सा छा गया। उस पल हमें कीड़े और कुछ जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम सभी कैंप फायर के पास बैठे थे, लेकिन मैं अकेला था जिसे एक अनजान डर सता रहा था। मैं भले ही उन्हें अपना डर दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था।
उस समय सिर्फ कैंप फायर की रोशनी थी जो मुझे हिम्मत देने का काम कर रही थी। रात लगभग 8 बजे थे। निरंजन जी ने सभी को आराम करने का निर्देश दिया। उन्होंने बारी बारी पेड़ के ऊपर चढ़कर पहरा देने का फैसला किया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटे के लिए पहरा देगा। निरंजन जी ने तीसरा पहरा लिया, जबकि बाकी सब ने यह तय किया कि मैं कोई पहरा नहीं दूंगा, क्योंकि न तो मुझे शिकार का अनुभव था और न ही जंगल का। वो लोग किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। सच कहूं तो मेरे लिए राहत की बात थी, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा मुझे डर लग रहा था। दिन भर चलने में मैं काफी थक गया था। वहां का वातावरण भले ही डरावना था, लेकिन हल्का ठंडा था, जहां कोई भी इंसान आराम से सो जाए, और मेरी भी आंख लगती देर नहीं लगी। रात काफी बढ़ गई थी। मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था। तेज ठंड के कारण मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं जंगल के बीचों बीच एक सुनसान वीरान जगह पर खड़ा था। मैं अपने आसपास देख रहा था। सब कुछ धुंधला था, धुंधली रोशनी थी, और वहीं कुछ दूरी पर तालाब था। तालाब के अंदर एक ट्रक था जो कि धीरे धीरे तालाब में डूबता जा रहा था। वो ट्रक धीरे धीरे पानी में डूब गया और मैंने देखा कि पानी की सतह पर कोई औरत खड़ी है। कोई औरत या कोई परछाई। फटे पुराने सफेद कपड़ों में उसका शरीर सामान्य नहीं था। दुबला पतला सा शरीर और हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे। आंखों के गड्ढे गहरे धसे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थी। बाल बिखरे और जंगली जानवर जैसे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। मैं उस औरत की खौफनाक आंखों को महसूस कर सकता था। उन्हें देख एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। पता नहीं अब मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था या उसकी मौजूदगी से मेरी हालत ज्यादा खराब हुई जब उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब आवाज करने लगी, और अचानक से वह आसपास के पेड़ों के चारों ओर घूमने लगी। मेरी हालत और भी खराब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास इतनी ठंड होने के बावजूद मैं पसीने से भीग चुका था। पलक झपकते ही वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी। डर के मारे मेरी धड़कन और तेज हो गई। हाथ पैर कांपने लगे। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही निरंजन जी थे और ना ही उनके 2 साथी। मैं उन्हें कहना चाहता था, पर लगा जैसे मुझे लकवा मार गया हो। हाथ पैर सख्त हो गए थे और एक तेज आवाज हुई। मैंने सामने देखा तो वह चीखते हुए मुझ पर झपटना चाहती थी। अचानक मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई है। जैसे ही वो तेज रोशनी हुई तो वो औरत तेज से चिल्लाई और एकदम से जैसे गायब हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं सफेद रोशनी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे चारों ओर रोशनी फैल गई। मैं कुछ भी देख ना सका और उसी पल में एकदम से सपने से जाग गया। मेरी धड़कनें तेज चल रही थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और भले ही जंगल में कड़ाके की ठंड थी, पर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब मैं घबरा कर जागा तब निरंजन जी पहरा दे रहे थे। मुझे नींद से बाहर आता देख वो पेड़ से नीचे उतर आए और मैंने उन्हें जल्दी जल्दी में बताया कि अभी भी मैं एक बुरा सपना देखा, और मैंने उन्हें उस परछाई औरत के बारे में भी बताया जिसे मैंने सपने में देखा था। मेरी बात सुनकर उन्हें और चिंता होने लगी, क्योंकि वह जानते थे कि यह सपना नहीं कोई बुरा संकेत है। खासकर मैंने उन्हें जो उस औरत के बारे में बताया था उसे सुनकर उन्हें कोई और बड़ा खतरा महसूस होने लगा था। उन्होंने वहीं पास एक मशाल जलाई। उस मशाल को मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर अपने बैग से एक चाकू निकाला। किसी तरह के चिन्ह थे जिन्हें चाकू पर तराशा गया था, शायद कोई मंत्र जैसा। निरंजन जी ने उस चाकू को दोनों हाथों के बीच पकड़ा और कोई मंत्र बड़बड़ाने लगे। मंत्र बोलने के बाद उन्होंने चाकू को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और हवा में एक क्रॉस जिसे चिन्ह बनाकर जोर से झटका दिया, जैसे कोई आदमी किसी पर वार करता है। तुरंत कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही निरंजन जी ने हवा में चाकू को झटका दिया, जंगल के अंदर से एक ठंडी और दर्दनाक चीख गूंज उठी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चीख मैंने सपने में देखी उस औरत की आवाज से मेल खा रहे थे। आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से दूसरे शिकारी भी नींद से जाग गए और खुद निरंजन जी भी उस भयानक चीख से चौंक गए थे। चीख शांत होने के बाद हमने अपने ठिकाने के ऊपर पेड़ों में कुछ कूदते हुए सुना। हम सब डरे हुए थे।
हमें पता नहीं था कि हमारा सामना किससे था, यहाँ तक कि अनुभवी शिकारी निरंजन जी भी समझ गए थे कि आसपास जो कुछ है वो बहुत भयानक है। मेरे लिए तो ये सब नया था और ये इतना डरावना था कि मैं हद से ज्यादा कांपने लगा था। हम सबकी हालत गंभीर हो गई। हर कोई जंगल से आ रही अजीब आवाज को ध्यान से सुन रहा था। शांत दिखने वाला जंगल अब अनदेखी अनजान चीज के साथ खतरनाक लग रहा था। निरंजन जी और दूसरे शिकारी अपनी टॉर्च की रोशनी को पेड़ों की ओर चमकाते हुए आवाज को रोशनी मार रहे थे, और जब रोशनी आखिरकार उस अजीब परछाई पर पड़ी जो कि शाखाओं में बैठी थी, तो सब चुपचाप देखने लगे। सब शांत हो गए, कोई हलचल नहीं। परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने सपने में देखी थी। एक औरत, इसका शरीर कमजोर और असामान्य रूप से लंबी बाह और टांगें थी। गहरी लाल चमकती हुई आंखें और बिखरे हुए बाल उसके शरीर पर जख्म थे, जैसे किसी धारदार हथियार से काटे गए हो। और तभी खतरे को पहचानते हुए निरंजन जी ने बिना देर किए अपनी राइफल उठाई और सीधे उस परछाई पर गोली चला दी। हमने देखा कि गोली चलते ही वो परछाई पेड़ से नीचे गिर पड़ी और जोर से जमीन से टकराई। गिरने की आवाज से हमें लगा कि खेल खत्म हो गया है। निरंजन जी ने जल्द ही आवाज की दिशा में अपनी टॉर्च की रोशनी को नीचे जमीन पर लहराया। हमें लगा था कि वह जो कुछ है वो नीचे गिरा होगा, हालांकि जब टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली जमीन थी। उस पल में अब ने सभी को जकड़ लिया। निरंजन जी और दूसरे शिकारी अपनी राइफल ताने हुए टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देख रहे थे, किसी भी अनजान खतरे के लिए तैयार हो। हम काफी देर से सतर्क होकर देख रहे थे। वातावरण में एक तरह का तनाव आ चुका था। आखिरकार जब बिना किसी हलचल कुछ मिनट बीत गए तो उन्होंने अपनी राइफल नीचे कर दी। एक शिकारी ने धीमी आवाज में निरंजन जी से पूछा, क्या चीज थी? क्या कोई जानवर था? निरंजन जी ने हमें बताया कि वो खुद नहीं जानते कि वह क्या है। अपने जीवन भर के शिकारी अनुभव के बावजूद आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी देखा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना किस चीज से होने जा रहा है, लेकिन उन्हें यह पता था कि किसी भी हालत में सुबह तक अपने आप को सही सलामत रखना होगा। उस रात हम में से किसी ने सोने की हिम्मत नहीं की। हर किसी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कहीं से भी दूरी आहट सुनाई देती तो सबके चेहरों पर डर की रेखाएं उभर आती। हम में से हर कोई जानता था कि जो कुछ है वो तेज है और कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उस रात हम रात भर जागते रहे। सूरज की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया, जिससे हम सबको थोड़ी राहत मिली। उसी क्षण निरंजन जी ने हमें कहा, अब समय बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने हम सभी को जल्द से जल्द सामान पैक कर तुरंत वापस उसी रास्ते पर चलने का आदेश किया जहां से हम अंदर आए थे। फिर लगभग 4 से 5 घंटे चलने के बाद निरंजन जी ने सभी को एक जगह आराम करने के लिए कहा। हमें वो थोड़े परेशान लग रहे थे। हमें लग रहा था कि हम खतरे से दूर हैं, लेकिन वो थोड़े परेशान थे। उनके चेहरे पर उलझन को मैं साफ साफ देख पा रहा था। किसी बात का डर या चिंता सता रही थी। हम सबने देखा कि उन्हें कुछ अजीब लग रहा है। निरंजन जी बार बार अपने आसपास के इलाके को और पेड़ों को देख रहे थे। कोई उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही सभी का दिल कांप उठा जब निरंजन जी ने कहा, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। उस पल हम सबकी सांसें तेज हो गई थी। हम सभी किसी पागलों की तरह आसपास पेड़ों और झाड़ियों को देखने लगे थे। उन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए कहा, मुझे यकीन था कि मुझे रास्ता पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं। जब हमने जंगल के अंदर प्रवेश किया था तो मैंने जो कुछ निशान पीछे छोड़े थे वो सब लगभग गायब हो चुके हैं। हम हैरान होकर उनकी बातें सुन रहे थे। हम सभी की आंखों में निराशा थी। मैं तो अपने देवताओं को याद करने लगा। मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। हमने फिर से रास्ते पर चलना शुरू किया। फिर से 2 घंटे चलने के बाद हम फिर उसी जगह पर पहुंचे जहां हमने रात को टेंट लगाया था। हम सबका दिमाग चकरा गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें। दोपहर हो चुकी थी और अभी हम उसी जगह पर थे। निरंजन जी खुद उस बात से परेशान लग रहे थे। दूसरे शिकारी भी घबराए हुए थे। मैंने निरंजन जी से पूछा, क्या हमें यहीं रुकना चाहिए? उन्होंने घबराई नजर से अपने आसपास देखकर कहा, नहीं, शायद हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ है उसे पता है कि हम कहाँ हैं और हमने तो उस पर हमला भी कर दिया है। हमें कोई और जगह देखनी होगी। चलो, अभी रात होने में काफी वक्त है।
मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, और जिस ट्रक में हम घूमने आए थे उसका क्या? निरंजन जी ने मुझे आसपास देखने का इशारा करके कहा, देखो फिर जंगल को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रक मिल भी गया तो तुम आसानी से यहाँ से निकल पाओगे? और जो तुमने सपने में देखा वो सच था। तुम जिस ट्रक को ढूंढ रहे हो वह पानी में डूब चुका है। अभी सिर्फ अपनी जान बचाओ, क्योंकि सर सलामत होगा तो ही पगड़ी पहन सकते हो। उनकी बात भी सही थी। हमने फिर से चलना शुरू किया। शाम ढलने लगी थी। रात में कुछ ही समय था। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आगे क्या होने वाला था, हम क्या करने वाले थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थक हार कर निराश होकर हम फिर से एक जगह पर बैठ गए। हम बस एक दूसरे के चेहरों को देखे जा रहे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। शायद सभी मान चुके थे कि अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते। निरंजन जी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्हें देख हम सबने हाथ जोड़ लिया और हम भी अपने अपने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। थोड़ी देर बाद एक शिकारी को धुएं की गंध महसूस हुई। उसने सभी को बताया कि उसे कहीं से धुएं की गंध आ रही है। और जब निरंजन जिन्हें ये बात सुनी तो उन्होंने अचानक से आंखें खोली और वह हवा में सूंघने की कोशिश करने लगे। सच में इसी तरफ से जलने की गंध आ रही थी। उन्होंने तब तुरंत धुएं की दिशा में जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर कुछ जलने की गंध आ रही है यानी आसपास दूसरा कोई भी हो सकता है जो उनके जैसे जंगल में शिकार करने आया हो और उन्होंने आग जलाई हो। हम लगभग 200 मीटर तक उस गंध का पीछा करते हुए एक बांस के झुरमुट के पास पहुंचे। देखा तो वहां झुरमुट के नीचे ध्यान मग्न एक बौद्ध भिक्षु को पाया। भिक्षु साधक को देखकर हमें बड़ी राहत महसूस हुई और बहुत खुशी हुई। निरंजन जी ने हम सभी को उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। भिक्षु साधक युवा और सुंदर दिखाई दे रहा था। साफ और चमकता हुआ शांत चेहरा। हम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। शांति से ध्यान में बैठे हुए थे। निरंजन जी भिक्षु साधक के और पास चले गए और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भिक्षु साधक ने बड़ी शांति से अपनी दोनों आंखें खोली और एक पल के लिए हम सबकी ओर देखा और फिर उन्होंने प्यार भरे स्वर में कहा कि हमें आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। उनके शब्दों से हमें ऐसा लगा जैसे वो हमारे दिल में बैठे चिंता को समझ सकते हैं। निरंजन जी ने तब उन्हें बताया कि हम सभी जंगल में खो गए हैं। उनकी बात सुनकर भिक्षु साधक मौन रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, तो फिर मेरे साथ रात बिताओ। अगर तुम अपनी यात्रा भी जारी रखते हो तो भी अंधेरा हो जाएगा, और इससे पहले कि आप जंगल से बाहर निकले ये जंगल और भी खतरनाक हो जाएगा। भिक्षु साधक की बात सुनकर निरंजन जी ने पिछली रात की घटनाओं के बारे में उन्हें बताना शुरू किया। तब भिक्षु साधक ने हमें बताया कि पिछली रात हमने जो देखा था वो जंगल में रहने वाली आत्मा है। ये खतरनाक आत्मा है। ये लोगों को जंगल में गुम कर देती है और उन्हें जंगल से बाहर नहीं जाने देती। उस भिक्षु ने हमें समझाया कि इन आत्माओं से बचना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करती है जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि उनकी सीमा से बाहर चले जाओ। उनकी बातें सुनकर हमें डर भी लग रहा था और हम थोड़े हैरान भी थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें आगे क्या करना है। अगर ये इतना भयानक है तो ये भिक्षु साधक यहाँ क्या कर रहा है? उनके पास तो बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं है और न ही सुरक्षा का कोई साधन था। और तभी भिक्षु साधक ने हमारी मन की बात को जान लिया हो। उन्होंने शांतिपूर्वक हमें कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, मैं अगले दिन तुम लोगों को जंगल से बाहर ले जाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने सलाह दी कि हम वो रात उनके साथ बिताए और कहीं ना जाए। उनकी बातों को सुनकर सच में हम सभी में एक तरह का विश्वास जाग गया था। सभी ने भिक्षु के साथ रात बिताने के लिए सहमति दी। इसके बाद हमने फिर से उसी जगह एक छोटा टेंट लगाया। हम में से हर किसी ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की, क्योंकि उस रात हम अंधेरे से डरना नहीं चाहते थे। हमें अपने आसपास बहुत सारी आग की जरूरत थी और आखिरकार वो समय आ गया जिसका हमें डर था। जब सूरज डूब गया, जंगल में फिर से घना अंधेरा छा गया। अंधेरे के सहारे जैसे आसमान से उतरकर जंगल की ऊंचे घने पेड़ों से झूल रहे हो। हर तरफ से आती झींगुरों और किलों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। कल रात वाला वही भयानक माहौल वापस लौट आया था। जब से मैंने उस पर छाए को देखा था तब से ट्रक के बारे में भूल ही गया था।
हमें सिर्फ इस बात का सुकून था कि उस रात भिक्षु साधक हमारे साथ थे। भिक्षु साधक अपने छोटे तंबू में ध्यान मग्न थे और हम सब बस जाग रहे थे। सोने की हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हालांकि पिछली रात नींद पूरी न होने के कारण हम सब बार बार झपकी ले रहे थे। मुझे नहीं पता कि कब मेरी आंख लग गई और मैं कितनी देर से सोया हुआ था, लेकिन फिर उस आवाज को सुनकर मेरी नींद खुली। वो मुझे अच्छी तरह से याद थी। मैं उस आवाज को सुनकर घबराकर जाग गया और मुझे डरा हुआ देख बाकी सभी लोग भी जाग गए और अगले ही पल सभी अपनी अपनी बंदूकों को पेड़ों की तरफ करके खड़े हो गए। निरंजन जी ने भी वो आवाज सुनी और फिर हमें कहा वो फिर आ गई है। अचानक आसपास के वातावरण में एक हंसी जोर से गूंज उठी, जिससे मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वह उसी औरत के हंसने की आवाज थी। हंसी रुकने के कुछ पल बाद हमने पेड़ों में से एक आवाज सुनी कि यह तुम्हारी जान नहीं बचा सकता है, और इतना बोलकर वो फिर से पेड़ों में लौट गई। निरंजन जी ने अपनी नजर पेड़ों के ऊपर नीचे घुमाई, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद फिर से सब कुछ शांत हुआ और फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। हमने साधक भिक्षु की ओर देखा तो वो अब भी अपने छोटे तंबू में ध्यान मग्न थे। हमारा डर बढ़ता जा रहा था। निरंजन जी जल्दी से भिक्षु साधक के पास चले गए और उन्हें कहा, यह वही है जिसे हमने पिछली रात देखा था। हालांकि साधक ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, ध्यान में लीन बैठे रहे। ये देखकर हम और भी परेशान हो गए, पता नहीं आगे क्या होने वाला था। उन्होंने 2-3 बार उन्हें कहा पर उनमें कोई हलचल नहीं हुई। मैं देख सकता था कि वहां हर कोई बहुत डरा हुआ था सिवाय उस साधक के। इसलिए हम सभी साधक के टेंट के पास चले गए और वहीं पर रुके। उस भिक्षु साधक पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शांत बैठे थे हम। सबकी आंखों पर नींद सवार थी, लेकिन डर के मारे कोई सो नहीं रहा था। और उसी वक्त हमें सरसराहट की आवाज आने लगी। हमने देखा कि सामने पास का जंगल हिलने लगा था। उस घने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से झांकते हुए हमने देखा कि वहां कुछ ऐसा है जो लगभग 3 मीटर ऊंचा है। एक रहस्यमय काली परछाई जो धीरे धीरे हमारे सामने उभर रही थी, झाड़ियों को अलग करते हुए हमारी ओर बढ़ रही थी। यह वही जंगल की आत्मा थी जो धीरे धीरे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख पहली बार निरंजन जी की सांसें तेज चलने लगी। शायद उन्हें इस बात का डर था कि पिछली रात उन्होंने उस पर गोली चलाई थी। इस बार वो हमारे बहुत करीब थी। हम सभी डरे हुए थे, डर से कांप रहे थे। सबकी धड़कनें तेज चल रही थी। मैं तो इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव ने काम करना ही बंद कर दिया। हमें बेजान सा वहीं पड़ गया। पीछे पीछे तंबू की ओर सरकने लगा और उस पल मैंने उस पर छाई की डरावनी आवाज सुनी। वो हमसे बस लगभग 20 मीटर की दूरी पर आ गई थी। नीचे झुककर आंखें खोलकर देख रही थी। तभी गोलियों की बौछार होने लगी। मैंने देखा कि निरंजन जी और दूसरे 2 शिकारी उस पर छाए पर जमकर गोली चला रहे थे। हालांकि गोलियां उसके शरीर के आर पार हो रही थी बिना किसी असर के। उसी समय मैंने देखा कि भिक्षु साधक ने प्रार्थना के लिए अपने हाथ हवा में ऊपर उठाए और कुछ जाप करने लगे। मैं घबराया हुआ वो सब देख रहा था। वह उठकर अपनी जगह से बाहर आ गए और भिक्षु साधक उस आत्मा के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने उसे शांति से उस आत्मा से कहा, तुम जो कर रही हो वो दूसरों की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है और तुम्हारे लिए गम पैदा कर रहा है। तुम्हें अपने प्रतिशोध और इस दुष्ट भावना को छोड़ देना चाहिए। उन लोगों से बदला मत लो जो अनजान हैं, जिनका कोई अपराध नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें अपनी मोक्ष की प्राप्ति हो। जैसे ही भिक्षु ने अपनी बात पूरी की, दुष्ट आत्मा एकदम से कम गई और धीरे धीरे हम सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। वो देख हम सबने राहत महसूस किया। हमें सुरक्षित लगने लगा था। हम चारों ने भी उसी पल भिक्षु साधक को झुककर प्रणाम किया। भिक्षु ने अपने उसी शांत आवाज में हमें कहा, अब आप सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उस भिक्षु साधक के शब्दों से मिली शांति ने हमें उस बची हुई रात में सोने की इजाजत दे दी थी। जब अगली सुबह हम जागे तो आसपास देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हमारे आसपास का क्षेत्र अब उस जंगल के जैसा नहीं था। और इसके अलावा भिक्षु साधक का छोटा तंबू जो हमारे सोने की जगह के पास था, अब वो खाली था। भिक्षु साधक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने उठते ही सबसे पहले आसपास उनकी तलाश की, लेकिन भिक्षु साधक का कोई निशान नहीं मिला। काफी देर यहाँ वहां ढूंढने के बाद हम सब निराश हो गए।
और फिर आखिरकार निरंजन जी ने वहां से वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से सभी को अपना सामान बांधने के लिए कहा। हम सबने बस कुछ ही दूरी पार की होगी कि निरंजन जी उत्साहित होकर चिल्ला उठे। उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। 50 मीटर से भी कम की दूरी पर जाकर हम जंगल के किनारे तक पहुंच गए थे। जंगल के बाहर निकलकर हम सब ने उस जंगल को और भिक्षु साधक के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मन ही मन में उन्हें धन्यवाद दिया। अगले कुछ ही देर में हम जंगल वाले उस रास्ते से बाहर थे जहां ट्रक में बैठा मेरा साथी मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे वहां छोड़कर निरंजन जी अपने गांव चले गए। मेरा साथी मेरी हालत देखकर समझ गया था कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उसे जंगल में घटी पूरी घटना बताई। सच कहूं तो वो अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था। मैंने उसे साफ साफ बताया कि मैं ट्रक को ढूंढ नहीं सका, लेकिन मेरा उस चीज से सामना हो गया था जिसके कारण ट्रक जंगल में फंसा है, और शायद वो ट्रक जंगल के बीच किसी तालाब में डूब चुका है और उसे निकालना आसान नहीं होगा। उस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वह आदमी बस इस बात से खुश था कि मैं जिंदा वापस आया था। सच कहूं तो बाद में मुझे कोई काम नहीं मिला, नहीं कोई पैसे मिले, लेकिन एक चीज जो मैंने सीखे थे कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आप उनका शांति से और प्यार से सामना करोगे तो मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और कहने के लिए ज्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, कहानी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो के नीचे कमेंट करें, इससे मुझे काम करने में अच्छा लगता है। आपसे बात करने का अनुभव होता है। अपना प्यार और अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।